Welcome. Chapter 7 Introduction to Econometrics, Stock and Watson, Hypothesis Testing for Multiple Regression. Chapter 4 में हमने डिस्कस किया सिंपल लीनियर रिग्रेशन विद वन रिग्रेसर. चैप्टर 5 में हमने बात की हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर स्लोप कोएफिशिएंट. चैप्टर 6 में हमने बात की कि ओमिटेड वेरिएबल बायस क्या है, मल्टीकोलिनियरिटी क्या है, और अब हम ये देख रहे हैं कि जी आपके पास अगर तो सिंगल कोएफिशिएंट टेस्ट करना है तो वो टी टेस्ट लग जाएगा. अगर जॉइंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है तो हमें एफ टेस्ट क्यों लगाना है. उसके साथ हम देखेंगे कि जी आपके पास जो है बेंचमार्क मॉडल वर्सेस अल्टरनेटिव स्पेसिफिकेशंस क्यों ज़रूरी होती हैं. आरयू में से कि बेस मॉडल को आप अल्टरनेटिव स्पेसिफिकेशंस के साथ क्यों कंपेयर करेंगे. इसके अलावा हम बात करेंगे कि आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर सो फार सो गुड. फोरकास्टिंग के लिए इट्स गुड टू हैव हाई आर स्क्वायर, बट अगर आप इकोनॉमिक बिहेवियर एक्सप्लेन करें कि वेरिएबल्स का बिहेवियर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं या आप किसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो आपको ट्रैप ऑफ मैक्सिमाइजिंग आर स्क्वायर में फॉल नहीं करना. और रिग्रेशन रिजल्ट्स को प्रेजेंट करते हुए कौन सी चीज़ों को रिपोर्ट करना है. तो ये हमारी मेन आउटलाइन है इस चैप्टर की, इस लेक्चर की. और इसके बाद अगले वाली वीडियो में मैं जितना भी चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 7 तक की जो हमने बात की है उसको स्टेटा में अलग से, आर में अलग से और जमोवी में आई एम नॉट श्योर लेकिन शायद उसमें अलग से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. तो बी विद मी, और इफ़ यू थिंक कि जी ये यूजफुल है तो लाइक कर दीजिएगा. अदरवाइज इट्स ओके, ऑल इज फाइन. सिंगल हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी हो तो हमें कोई इशू नहीं है. हम क्या करते हैं, सैंपल स्टेटिस्टिक, और सैंपल स्टेटिस्टिक में हमारे पास जो है ये आपके पास सैंपल ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ गई, और ये आपके पास जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू मींस थ्योरेटिकल वैल्यू मींस के बीटा 1 इक्वल टू 0 जो आप नल हाइपोथेसिस के तहत करते हैं, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर. और सेंट्रल लिमिट थ्योरम के तहत हमें पता है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है और आपकी स्टैंडर्ड नॉर्मल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वैलिड हो जाती है, स्टैंडर्ड स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस वैलिड हो जाती है. कॉन्फिडेंस इंटरवल उसी तरह से कि वी आर 95% कॉन्फिडेंट कि इट फॉल्स इन दिस रीजन. इस पे भी मैं एक छोटी सी जो है वीडियो क्लिप बनाऊंगा कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल को इंटरप्रेट कैसे करना है, और ये सिमुलेट करके 100 कॉन्फिडेंस इंटरवल्स में आपको कंस्ट्रक्ट करके बताऊंगा कि क्यों हम कहते हैं वी आर 95% कॉन्फिडेंट. तो बीटा 2 बीटा 3 को भी इंडिविजुअली अगर टेस्ट करना हो तो यू कैन यूज टी टेस्ट, कोई इश्यू नहीं है. अब झगड़ा क्या था, जरा हम अपने रिसर्च क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं कि जी क्लास साइज कम करने से टेस्ट स्कोर पे फर्क नहीं पड़ता. अगर तो सिंगल ये बात है तो हमारे पास टी टेस्ट लग जाएगा. अब उसके साथ हमने इंग्लिश लर्नर परसेंटेज वेरिएबल देखा था, उसके साथ आज हम एक और वेरिएबल देखेंगे. अब अगर जो एंग्री टैक्स पेयर है वो कहता है कि जी इन दोनों वेरिएबल्स का या इन तीनों वेरिएबल्स का बच्चों की परफॉर्मेंस से कुछ लेना देना नहीं है, तो अब एक है कि हम हर एक को इंडिविजुअली टेस्ट करें, एक है कि हम उसको, वो कह रहे हैं इनका कलेक्टिवली भी कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं ये हम देखने जा रहे हैं. तो आपका टेस्ट स्कोर जो है वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टीचर रेशियो पे. फाइन, जब हमने परसेंटेज इंग्लिश लर्नर इंक्लूड किया तो ये कोएफिशिएंट 100% मैग्नीट्यूड में कम हो गया, मोर देन 100%. अब इसको अगर आपने इंडिविजुअल टेस्टिंग करनी है तो -1.1 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ये गिवन है, -0.65 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर. तो ये बात जो है वो हम कर चुके चैप्टर 6 में, तो ये टी टेस्ट से आपको पता चल जाएगा. तो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. और ये एस्टिमेशन कैसे करनी है हमने किसी जगह पे डिस्कस भी किया हुआ है, बट हम फर्दर भी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इसको एम्पिरिकली सारा ये काम रिपीट करेंगे.
अब यहां पे क्वेश्चन है स्टूडेंट टेस्ट स्कोर इज फंक्शन ऑफ स्टूडेंट टीचर रेशो, एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट, परसेंटेज इंग्लिश लर्नर्स। अब अगर ये कोएफिशिएंट लार्ज और नेगेटिव हो और ये लार्ज हो और पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब ये है कि जी आप जो है वो एक्सपेंडिचर बढ़ाते जाओ तो क्या होगा, ये क्लास साइज टीचर्स ज्यादा हायर करते जाओ, क्लास साइज कम होता जाएगा, टेस्ट स्कोर बढ़ता जाएगा। बड़ा आसान सी बात है। अब जो टैक्स पेयर है ना, अब वो आपसे एक और क्वेश्चन कर रहा है, वो एजुकेशनल मैनेजमेंट वालों से एक और बात करता है। वो कहते हैं जनाब ये जो स्टूडेंट टीचर रेशो है या एक्सपेंडिचर लर्नर है या और भी कोई भी वेरिएबल है, इन सब का कुछ लेना देना नहीं है। आप ऐसे इस पे मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें आप ज्यादा टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जी वो कहते हैं कि बोथ बेटा 1 एंड बेटा 2 इक्वल टू 0। जब एंड बोथ इक्वल टू 0 यानी कि जब बेटा 1 इक्वल टू बेटा 2 इक्वल टू 0 की बात आई है, तो अब अल्टरनेटिव है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट 0। मींस कि अगर ये रिजेक्ट हो गया तो भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो गया तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर ये दोनों के दोनों 0 ना हुए तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम टी टेस्ट लगा लेते? ये क्वेश्चन यहां पे आ रहा है कि हम इसको भी क्यों नहीं टी टेस्ट से चेक कर लेते। तो उसकी क्या रीजन है? रीजन ये है कि जी आपके पास जब आप ये कहते हैं कि बेटा 1 इक्वल टू बेटा 2 इक्वल टू 0, तो जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो आप यूजुअली जो सेट करते हैं वो 5% सेट करते हैं। बट जब आप इस पे इंडिविजुअली टी लगा के आप आइदर दिस इज नॉट 0 और दिस इज नॉट 0 और बोथ आर नॉट 0 आप करते हैं, तो बेसिकली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% नहीं रहता, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक्चुअल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 9% के करीब चला जाता है। विच मीन्स कि अगर आपकी पी वैल्यू 0.06 हुई तो आप तो इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हालांकि एक्चुअल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 9% हो गया। हम इस ज्यादा डिबेट में नहीं जाएंगे, थोड़ी सी बात को समझ लेते हैं। तो आपके पास T1 इक्वल टू दिस वन, T2 इक्वल टू दिस वन, तो अगर ये ग्रेटर देन और लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू में 1.96 से ज्यादा हुआ, ये 1.96 से ज्यादा हुई टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, या इन दोनों में से कोई एक हुआ, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा कि बेटा 1 बेटा 2 इक्वल टू 0 है। बट आप इसका जो रिजेक्शन करेंगे वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे करेंगे, जबकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% नहीं रहा। इस बात को हम अगली स्लाइड्स में देख लेते हैं। तो अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जी कि प्रोबेबिलिटी T1 इज ग्रेटर देन 1.96, T2 इज ग्रेटर देन 1.96 और बोथ आर एंड और, यानी कि या तो दोनों में से एक या दोनों की दोनों। अगर अब आप इस पे बेसिक प्रोबेबिलिटी का रूल लगाएं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला रूल लगाएं, तो वो क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ आप ये जो है ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन, तो ये दोनों ग्रेटर देन 0, या प्रोबेबिलिटी ये ग्रेटर देन 0, ये प्रोबेबिलिटी लेस देन 1.96, 1.9, या ये 1.96 से ग्रेटर है और ये वाली नहीं है। 3 ऑप्शंस है, ये 3 ऑप्शंस आपने ऐड कर ली। अब आपके पास, हम अस्यूम करते हैं कि इंडिपेंडेंट है, तो ये प्रोबेबिलिटी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये मल्टीप्लाई हुए तो आपने ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये आपस में मल्टीप्लाई होते गए, तो जो एक्चुअल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आया है वो आया है 9.75% या 0.0975, यानी कि आपने जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कंसिडर किया वो 5% किया, लेकिन जो हमें मिलता है जब हम इन दोनों में से किसी एक को या दोनों की दोनों को ग्रेटर देन 1.96 के क्राइटेरिया पे कंपेयर करते हैं, तो ये आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेंज हो जाता है।
तो यहाँ पे उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी थ्योरी में जाना है वो जाके कहीं और से देखते रहें। दूसरे लोग जिन्होंने इकोनोमेट्रिक्स को, इकोनॉमिक्स को, सोशल साइंसेज में रिग्रेशन को समझना है, या उनके लिए इसकी जो है वो एक जस्ट अप्लाइड यूटिलिटी है, वो लोग इस बात को जस्ट जहन में रख लें कि अगर हर एक को अलग अलग हम टी टेस्ट लगाते हैं तो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो नहीं रहता। ज़्यादा डिटेल किसी एडवांस लेवल कोर्स में हम बात करेंगे। तो इसलिए अब इसके दो सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है, हम उसकी डिस्कशन नहीं करने जा रहे। जो दूसरा सॉल्यूशन बहुत पॉपुलर है, एफ स्टैटिस्टिक्स, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो क्या है? वो है कि जी आप टेस्ट करें स्टूडेंट टीचर रेशो, एक्सपेंडिचर स्टूडेंट, तो ये बेसिकली आपको 5.43 मिल गई। इसकी पी वैल्यू 0.024, तो ये आपके पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि हम इन दोनों को जीरो या इन दोनों में से किसी एक को जीरो कंसिडर नहीं कर सकते। कैसे करना है हम इसको देखते हैं। अब अगेन जैसे हमने चैप्टर 5 में बात की थी कि एक हेट्रोस्कोडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स हैं, एक होमोस्कोडास्टिक स्टैंडर्ड एरर्स हैं। हमने हमेशा हेट्रोस्कोडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स लेने हैं, क्योंकि हेट्रोस्कोडास्टिसिटी की वजह से जो फर्क पड़ता है वो आपके स्टैंडर्ड एरर्स पे पड़ता है। तो अगर आप हेट्रोस्कोडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स यूज कर लेंगे तो होमोस्कोडास्टिसिटी हुई तो करेक्शन नहीं होगी, हेट्रोस्कोडास्टिसिटी हुई तो स्टैंडर्ड एरर्स में करेक्शन हो जाएगी। तो अब इसमें क्या है, एफ स्टैटिस्टिक्स में, इसमें भी एक होमोस्कोडास्टिक ओनली एफ स्टैटिस्टिक्स है और एक हेट्रोस्कोडास्टिक करेक्टेड एफ स्टैटिस्टिक्स है। तो जब आप स्टेटा में या कहीं कमांड लगाते हैं या आर में वेरिएंस कोवेरिएंस वो जो है सैंडविच लाइब्रेरी यूज करते हुए करते हैं, तो वहां पे करेक्टेड हेट्रोस्कोडास्टिक करेक्टेड एफ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट होती है। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं जी कि पहले आप एक रिग्रेशन रन कर लें जिसमें सारे वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दिस इज कॉल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल। अब आपने कहा जी कि एक्सपेंडिचर और स्टूडेंट टीचर रेशो का कोई रोल नहीं है। अगर इन दोनों का रोल नहीं है तो इसका मतलब बीटा 2 आप क्या कह रहे हैं, ये 0 होना चाहिए, बीटा 1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जब आपने ये दो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जब आपने ये दो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी तो क्या होता है, आपके पास एक मॉडल आ जाता है विच इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड मॉडल। तो ये अंडर नल हाइपोथेसिस है। क्यों? क्योंकि इसमें आप कह रहे हैं H नॉट बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जब आपने 0 कह दिया, ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो ये हाइपोथेसिस, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड मॉडल एंड दिस इज अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल। प्लीज मे आई हैव योर अटेंशन। देखिए, अब आपको, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देख लिए, नहीं भी देखे तब भी आपको पता है कि यहां पे वेरिएबल्स इस मॉडल में ज्यादा हैं, तो इसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स कम होगा एज कंपेयर टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स फ्रॉम दिस रिस्ट्रिक्टेड मॉडल। और इन अदर वर्ड्स इसका आर स्क्वायर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड मॉडल। तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों मॉडल्स के आर स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर दोनों मॉडल्स के आर स्क्वायर में बहुत थोड़ा फर्क हुआ तो इसका मतलब है ये चीज हम अप्लाई भी कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, और अगर दोनों मॉडल्स के आर स्क्वायर में एक बड़ा फर्क हुआ तो इसका मतलब ये है कि भाई ये रिस्ट्रिक्शन लगाना जो है ये हमें अलाउ नहीं है। तो दैट्स द नेम ऑफ द गेम कि आपने आर स्क्वायर अनरिस्ट्रिक्टेड, हमें पता है अनरिस्ट्रिक्टेड में नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हैं, आपने किसी भी कोएफिशिएंट को जीरो नहीं, उसकी कोएफिशिएंट को जीरो नहीं रिस्ट्रिक्ट किया। रिस्ट्रिक्टेड आर स्क्वायर कम होगा। क्यू जो होता है ये होता है नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, और एन टोटल ऑब्जर्वेशंस है, और के जो आपके बड़े मॉडल में नंबर ऑफ रिग्रेसर्स हैं। जैसे इस केस में 3 रिग्रेसर्स हैं और 1 इंटरसेप्ट है। तो अब आपके पास आर स्क्वायर फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड मॉडल, आर स्क्वायर फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल, क्यू नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, और आपने इस एफ स्टैटिस्टिक्स को देखा
अगर ये एफ स्टेटिस्टिक्स की बेस पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए तो हम कहेंगे कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती। अगर ये फेल टू रिजेक्ट हो जाए तो हम कहेंगे हम शायद ये रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, यानी कि वो जो टैक्स पेयर कह रहा है शायद उसकी बात को हमारे लिए रिजेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो रहा इस डेटा की बेस पे। तो देखिए आर स्क्वायर फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड मॉडल, आर स्क्वायर फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल, तो इसमें से हमने इसको माइनस किया, Q इक्वल टू 2 है क्योंकि आपने दो कोएफिशिएंट्स को जीरो किया था। वैल्यू आती है एफ स्टेटिस्टिक्स की 8.01, और अगर आप रोबस्ट एफ स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट करते तो वो 5.43 एनईओ। इन दोनों केसेस में आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती। बहुत सारी जगहों पे एफ स्टेटिस्टिक्स इस तरह से कैलकुलेट होती है, वो जस्ट थोड़ी सी जो है वो इसी आर स्क्वायर की थोड़ी सी जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, वो होता है सम ऑफ स्क्वायर्स, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड, अब चेंज हो गया, माइनस रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम अनरेस्ट्रिक्टेड डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स अनरेस्ट्रिक्टेड डिवाइडेड बाय n माइनस k माइनस 1। अच्छा, आप लोग बाज़-औक़ात भूल जाते हैं लोग, तो सिंपल आपको पता है एफ स्टेटिस्टिक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए जो स्मॉलर वैल्यू होगी उसने सब्ट्रैक्ट होना है। तो ये हम बात कर रहे हैं। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वो काई स्क्वायर होती है, अगर हेट्रोस्कोडास्टिसिटी हो तो काई स्क्वायर नहीं रहती। ये इस वक्त की डिबेट नहीं है, ना हमारी ये इस वक्त की इंटरेस्ट है, इसमें हम नहीं जा रहे। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप उनको अलग अलग टी टेस्ट लगाएंगे तो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो नहीं रहेगा, इसलिए हमने एफ स्टेटिस्टिक्स लगानी है। तो एफ स्टेटिस्टिक्स में भी दो किस्म की चीजें हैं, एक होमोस्कोडास्टिक ओनली एफ है, एक हेट्रोस्कोडास्टिक एफ है। तो हम जब स्टेटा या आर या कोई भी करते हैं तो वहां पे हेट्रोस्कोडास्टिक एफ टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप टेस्ट की कमांड जब रन करते हैं तो स्टेटा उसको यही कर रहा होता है, और आर में जब आप वेरियंस कोवेरियंस इक्वल टू वो जो है वो HAC और वो करते हैं तो उसमें भी ये चीज हो रही होती है। फाइन जी, टेस्टिंग सिंगल रिस्ट्रिक्शंस का तो कोई मसला नहीं है। अब बाज़ औक़ात आपकी रिस्ट्रिक्शंस की नेचर थोड़ी सी और हो जाती है। आप कहते हैं जी कि बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2। अब इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो स्टेटा में डायरेक्ट आप कर लें, आर में आप डायरेक्ट कर लें, या आप मॉडल को थोड़ा सा रीमोडिफाई कर लें। तो जब आपने कहा बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 है तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ी सी रीअरेंज करें तो बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 आ गया। तो थोड़ी सी रीअरेंजमेंट से ये आपका एक नए वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट होंगे, एंड यू कैन अप्लाई दिस, क्योंकि यहां से आपके पास क्या आ गया, बीटा 1 माइनस बीटा 2 इक्वल टू 0। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं। हम इस मैथमेटिक्स में इस वक्त नहीं जा रहे। तो ये उसके बाद आपका जो कोएफिशिएंट आ जाएगा गेमा 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यू कैन वर्क ऑन इट एट योर ओन। मैं इस मैथमेटिक्स में इस वक्त एट द मोमेंट नहीं जा रहा, हम कुछ और चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेटा में या आर में आप जस्ट ये कंडीशन लगाएंगे तो वही चीज आपकी अप्लाई हो जाएगी। ओके, अब देखिए अगेन हमारा रिसर्च क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है, हम क्लास साइज कम करने से टेस्ट स्कोर बढ़ जाता है। एक और हम लेंगे किसी और टाइम पे, शायद एम्पिरिकल एनालिसिस में क्या इनकम बढ़ने से सेविंग रेट बढ़ जाता है, तो उसमें भी फिर और वेरिएबल्स डालेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कंप्यूटर पे जो है ना सामने बैठने से पहले, अपने डेटा पे ब्लाइंडली चीजें रन करने से पहले आपको ऐसे बैठना है, सोचना है आपको कि आपका क्वेश्चन क्या है, आपके पास और क्या पॉसिबल वेरिएबल्स हो सकते हैं, आपका मेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। तो मेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, क्लास साइज है। बाकी वेरिएबल्स जो है वो हम क्लास साइज का करेक्ट इंपैक्ट मेजर करने के लिए मॉडल में इंक्लूड कर रहे हैं।
बाकी वेरिएबल हो सकता है ट्रूली एक्सोजेनस ना भी हों, बाकी वेरिएबल्स में शायद एक्स उनका यू के साथ कुछ कोरिलेशन भी हो। तो इसलिए ये वो आप चैप्टर्स की रीडिंग्स करेंगे, वहां से आपको आइडिया होगा। मैं इसको बहुत प्रोलॉन्ग होने से बचाने के लिए यहाँ ये बात कर रहा हूं कि पहले आपको एक थॉट प्रोसेस से गुजरना है बिफोर यू गो फॉर कि जी आप जो है वो इसको करें। फिर आपके जहनों में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, अच्छा ये वेरिएबल्स हो सकते हैं, दूसरा नहीं ये भी तो शामिल हो सकता है, तीसरा नहीं ये वेरिएबल भी तो शामिल हो सकता है। तो फिर आप ये जो आप डिफरेंट सेट ऑफ वेरिएबल्स को सोच रहे हैं अलॉन्ग विद मेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, उसने हर मॉडल में रहना है। तो ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये अल्टरनेटिव स्पेसिफिकेशंस हैं। तो एक बेंचमार्क स्पेसिफिकेशन हो गई जो ज्यादातर लोगों ने अगर पहले से एग्जिस्ट करती है, अब आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो साथ में आपके पास नई स्पेसिफिकेशंस भी आप देंगे। तो एक हो गया बेंचमार्क या बेस मॉडल। अब आपने कुछ और वेरिएबल्स को सोचा, आपने कहा जी इन्होंने नॉन लीनियरिटी नहीं देखी, इन्होंने इस वेरिएबल को नहीं देखा, आपने उन वेरिएबल्स को उन स्पेसिफिकेशंस को भी मॉडल में इंक्लूड करके तो अल्टरनेटिव स्पेसिफिकेशंस बनाई। अगर आपकी अल्टरनेटिव स्पेसिफिकेशन थ्योरेटिकली जस्टिफाइड है, आपकी वो स्टेटिस्टिकली जस्टिफाइड है, वो उसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बन रही है, तो आपके पास आप ये कहेंगे कि जी ये हमारा जो है वो मॉडल जो है बेस स्पेसिफिकेशन से बेहतर है। तो क्या जो है वो ये वो चीजें हैं। प्लीज focus on this. Use your judgment carefully rather than following mechanical recipes blindly. Similarly, don't fall in a trap of maximizing R square. तो अक्सर आप एक स्टेटमेंट देते हैं कि जी R स्क्वायर बड़ा है इसलिए R स्क्वायर बड़ा फोरकास्टिंग के लिए गुड है, अदरवाइज नहीं है। फिर कैसे होगा, क्या बात होगी, आज थोड़ी सी बात करेंगे, किसी और टाइम पे इस पे भी डिटेल में बात होगी। डाइग्रेशन, आज हम छोटी सी आर स्क्वायर पे बात कर रहे हैं। आर स्क्वायर और आर बार स्क्वायर, डाइग्रेशन का मतलब है मैं थोड़ी देर के लिए अपने मेन टॉपिक से हट रहा हूं, फिर उस पर हम वो जो 5 मॉडल्स हमने बनाए हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। तो मैक्सिमाइजिंग आर स्क्वायर या आर बार स्क्वायर एक ही बात होती है। तो आपके पास सिंपल इसका मतलब होता है कि रिग्रेसर्स एक्सप्लेन द वेरिएशन इन वाई। तो अगर तो फोरकास्टिंग है इट्स गुड आइडिया, अगर आपकी एक्सप्लेन करने की बात है तो हाई आर स्क्वायर का मतलब कतन ये नहीं है कि आपके पास जो है वो कोई ओमिटेड वेरिएबल बायस नहीं है। हाई आर स्क्वायर का कतन मतलब नहीं है कि आपके पास एस्टिमेटर्स जो है वो अनबायस्ड हैं। वो जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, देखिए कॉजल इफेक्ट क्या है, मेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। हाई आर स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि जी आपके जितने वेरिएबल्स इंक्लूड किए हुए हैं वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, उसके लिए आपको एफ टेस्ट या इंडिविजुअल कोएफिशिएंट्स के लिए टी टेस्ट लगाना अपने तौर पे अलग से जरूरी है। लेट्स बैक टू आवर प्रॉब्लम। हम यहाँ पे वेरिएबल्स ले रहे हैं, स्टूडेंट टीचर रेशियो, परसेंटेज इंग्लिश लर्नर्स इन द डिस्ट्रिक्ट, स्कूल एक्सपेंडिचर पर पीपल, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, परसेंटेज एलिजिबल फॉर सब्सिडाइज्ड लंच। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपकी लर्निंग आउटसाइड स्कूल अफेक्ट होती है। तो वो पेरेंट्स जो सब्सिडाइज लंच लेते हैं उनका इनकम लेवल स्लाइटली लो है, तो शायद उनके बच्चों की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड क्लास कम हो एज कंपेयर टू जो पेरेंट्स जरा वेल ऑफ हैं, ट्यूशन है या कोई और चीजें हैं। परसेंटेज ऑन पब्लिक इनकम असिस्टेंस, ये भी एक वेरिएबल है कि एक बंदा जो है वो पुअर है या कि वो वेल ऑफ है। तो बाज आप देखिए तो कोई बंदा कहेगा जी ये दोनों के दोनों शामिल करें, कोई कहेगा जी नहीं दिस इज अ गुड प्रॉक्सी, कोई कहेगा दिस इज अ गुड प्रॉक्सी। तो ये जो अब आपके पास डिबेट चल रही है कि विच वन, तो ये जो चीज होती है ये आपकी डिफरेंट मॉडल की स्पेसिफिकेशंस को लीड करती है। एवरेज डिस्ट्रिक्ट इनकम, अब हमने देखा कि टेस्ट स्कोर जो है उसका रिलेशनशिप विद इंग्लिश लर्नर परसेंटेज नेगेटिव, कि जितने इंग्लिश लर्नर परसेंटेज बढ़ते जाएंगे आपका टेस्ट स्कोर कम होता जाएगा। जितना आपकी पॉवर्टी या परसेंटेज सब्सिडाइज लंच बढ़ता जा रहा है या जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा है वहां पे टेस्ट स्कोर कम है। जितना आपके पास जो है इनकम असिस्टेंस ज्यादा है उतना टेस्ट स्कोर जो है वो कम है। तो यहां अब नॉन लीनियरिटी आ रही है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।
तो अब हम चलते हैं कि जी रिग्रेशन रिजल्ट में क्या चीजें रिपोर्ट की जाएं। प्लीज बी विद मी, खास तौर पे वो जो 5 कॉलम्स है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, प्लीज बी विद मी, आई एम गोइंग टू फिनिश इट वेरी सून। एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, स्टैंडर्ड एरर्स, मेजर ऑफ फिट, नंबर ऑफ, तो ये यूजुअली स्टेटिस्टिक्स है जो हमें रिपोर्ट करनी चाहिए। लेट्स कम टू आवर जो है वो फाइनल मॉडल्स। आप 1 मिनट के लिए देख लीजिए, चंद सेकंड्स के लिए, फिर हम बात करते हैं। अब आप देखिए तो इस मॉडल में सिर्फ आपने स्टूडेंट टीचर रेशियो इंक्लूड किया और कांस्टेंट इंक्लूड किया, तो आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन आ गया। तो ये वो चीज है जो हमने चैप्टर 4 में बात की। हमने कहा जी परसेंटेज इंग्लिश लर्नर जो है, चैप्टर 6 में हमने बड़ी डिटेल में बात की कि परसेंटेज इंग्लिश लर्नर का बहुत बड़ा रोल है, और आप देखिए तो ये कोएफिशिएंट मोर देन 100% कम हो गया। इंटरसेप्ट उसी तरह से, ये आपका स्टैंडर्ड एरर जो है 4 यूनिट्स कम हो जाता है और आर स्क्वायर इंप्रूव हो जाता है, या एडजस्टेड आर स्क्वायर। किसी ने कहा जी परसेंटेज इंग्लिश लर्न परसेंट एलिजिबल फॉर सब्सिडाइज लंच, क्योंकि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड गरीबों के लिए कम होती हैं एज कंपेयर टू जो वेल ऑफ होते हैं। ये वेरिएबल इंक्लूड किया, इस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, और यहां पे काफी सिग्निफिकेंट डिक्रीज आई है, और ये सारे कोएफिशिएंट्स इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट है, ये डबल एस्टेरिक लगा हुआ है। तो ये आर बार स्क्वायर में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है। किसी ने कहा जी इसकी बजाय परसेंटेज हु आर एलिजिबल इनकम असिस्टेंस वो डालें, जैसे अभी मैंने बात की थी। तो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया और इसको इस मॉडल में इंक्लूड कर लिया। तो यहां पे देखिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन आ गया, पॉइंट दिस वन। तो अब इस पे नहीं जाना कि अच्छा ये कम आ गया ये ज्यादा आ गया इसलिए हम इस मॉडल को रख रहे हैं। मींस आपको साथ साथ इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन लेनी है, थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन लेनी है। बट अब देखिए तो अगर अभी तक की जितनी बात हुई है उस सारी बात को देखें तो मॉडल 3 और मॉडल 4 में क्लोज मैच पड़ गया है। तो अगर आप सिंपल स्टैंडर्ड एरर या मैकेनिकल पे देखेंगे तो मॉडल 3 डोमिनेट्स, क्योंकि मॉडल 3 की चीजें बेहतर हैं। तो ये अब आपके पास कौन से वाला है, ये टोटली आपकी जो है वो जो लोग इसको रिसर्च के तौर पे ले रहे होंगे उन्होंने देखना है। किसी ने कहा जी ये दोनों के दोनों शामिल कर लें मॉडल 5 में, तो यहां पे हमने मॉडल 5 में ये दोनों शामिल किए, लेकिन ये देखिए ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं रहा, ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं रहा। तो इसका मतलब है इसने मॉडल में कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कम कर दी। तो इसके रिजल्ट एग्जैक्टली मॉडल 3 की तरह के हैं। सो इसलिए either we have to live with model 3 or we'll prefer model 4। मॉडल 5 में एक वेरिएबल रिडेंडेंट है, फालतू है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप मॉडल 3 या मॉडल 4 में से आप जो है वो पिक कर लें। तो ये वो चीज है जिसको हम कहते हैं बेस स्पेसिफिकेशन। फर्ज करें ये आपका बेंचमार्क मॉडल था, ठीक है, आपने इस बेंचमार्क मॉडल के अगेंस्ट जो है वो अल्टरनेटिव मॉडल्स स्पेसिफाई कर दिए, या आज हम कह रहे हैं कि जी हमने ये मॉडल पिक कर लिया। अब कोई बंदा आता है वो कहता है जी ये आपने जो किया इसमें आपने नॉन लीनियरिटीज नहीं देखी, आपने इसमें इंटरेक्शंस नहीं देखी, तो इन चीजों को देखेंगे तो ये मॉडल तो इंप्रूव हो जाएगा। तो वो हमारे इस बेंचमार्क के अगेंस्ट और मॉडल्स प्रपोज करेगा। लेकिन प्लीज मेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या है, ये वाला, ये जो है वो प्योरली यू से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। रिमेनिंग चीजें इसके बारे में चैप्टर 7 से रीड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का, अपने दोस्तों का, ठीक है। तो आपको आई होप कि आप अपने आप को सेफ रखने की आप लोगों को हेल्प कर रहे होंगे, खुद भी लोगों को जो है खुद भी बचने की और एसिम्टोमेटिक लोगों से अपने आप को बचाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। तो ये वो चीजें हैं जो हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद वाली वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, हमने आज तक जैसे ये 5 मॉडल्स बनाए हैं, ये सारे के सारे स्टेटा में कैसे ये 5 कॉलम्स बन जाएंगे, आर में ये कैसे 5 के 5 कॉलम्स में रिजल्ट रिपोर्ट हो जाएगा। और तो ये वो चीजें हैं जिसको हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।